नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर नेहा सिंह और करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिस्टर महेश ओझा जो कि वीपी रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट है कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के। महेश जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। गुड इवनिंग मैडम। मार्केट का अगर हाल देखें तो हम उसको एक ही शब्द में कह सकते हैं, हाल है बेहाल। और महेश जी इसी हाल को सुधारने के लिए या इसमें हमारी सबकी मदद करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महेश जी, ये बताइए भाई, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो हम देख रहे हैं, इनमें कुछ सुधार आते हुए देखेंगे? ट्रेड डील हुई, बड़ा लगा कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, हम तो ऑल टाइम हाई की तैयारी कर रहे थे, पर अभी कुछ ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। मैडम ये एक पूरा प्रोसेस है और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम लगता है। अनटिल अनलेस की डॉक्यूमेंट साइन हो तब तक इसको वेट करना पड़ेगा। हालांकि हम्म। दोनों ही पक्षों ने, दोनों ही देशों ने अपनी सहमति जता दी है। लेकिन पूरा आउटकम आता है उसके बाद में ही कुछ निष्कर्ष पे निकलेंगे, कौन सी चीज कौन से सेक्टर पे कितना है, तो उसके हिसाब से बाइंग के फिगर आएंगे। ऑलराइट, आप कह रहे हैं धीरे धीरे हो सकता है सिचुएशन सुधर जाए एक बार ये बात आगे बढ़ती है तो। अब हमारे पास हमारे एक नए मेंबर हैं डीआरएस सपोर्ट के, वीके इनकी आईडी है और 2698 करके, और इन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। सबसे पहले तो ये डिफेंस स्टॉक्स पर एक सवाल पूछने आए हैं। इन्होंने गार्डन रीच, मैस्कॉन और एचएएल इन्होंने लिया था। और गार्डन रीच इन्होंने लिया है 2639 पर, मैस्कॉन 249 और एच ए एल 2500 पर इन्होंने लिया है। कह रहे हैं फंस गया हूं और काफी लॉस हो रहा है। कह रहे हैं लॉस इतना हो रहा है, लग रहा है एक साल में भी रिकवर नहीं होगा। तो इनको क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मझगांव डॉकयार्ड और जीआरएससी ये तो फिर भी वापस से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे थोड़े अपसाइड यहाँ पे तो देखने को मिल जाएंगे। तो हम्म। ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं, अगर इनको थोड़ा और डिप मिलता है किसी कारणवश तो एवरेज की सलाह बनेगी वहां पे। हम्म। हालांकि एक साथ में नहीं, जितना एवरेज करना है उसका 50% या 40% करे, क्योंकि मार्केट अनसर्टन बहुत है। और वॉल्यूम कम जहाँ पे रहते हैं तो थोड़ा भी सेलिंग प्रेशर जहाँ पे बनता है तो स्टॉक्स के दाम थोड़े गिर जाते हैं। तो ये दो स्टॉक्स के अंदर, एचएल के अंदर हालांकि दो एक नेगेटिव न्यूज आ गई, लेकिन इतना ध्यान वहां पे भी नेगेटिव नहीं है। तो स्टॉक्स तो काफी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट की स्थिति आपके खाली डिफेंस की ही नहीं, सारे ही सेक्टर के सारे स्टॉक्स है हम्म। वो डाउन है। तो अगर जैसे स्थिति सुधरेगी आपके स्टॉक्स में भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। वैसे इनका नाम सुरेंद्र जी है और आरईसी पर भी इन्होंने सवाल पूछा है। कह रहे हैं 381 पर इन्होंने लिया था। और क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ग्रोथ व्यू जानना चाह रहे हैं आरईसी का। देखिए, आरईसी के कंपैरिजन में आप पीएफसी में शिफ्ट कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। आरईसी के कंपैरिजन में पीएफसी थोड़ा सा आज टेक्निकली सेटअप भी थोड़ा आज पॉजिटिव हुआ है। और हम्म। बाकी भी चीजें जो है पीएफसी के लिए थोड़ा पॉजिटिवनेस आ रही है। तो हालांकि दोनों ही एक ही सेक्टर से है, बट वहाँ पे टेक्निकली थोड़ा सा सपोर्टिव मिल रहा है। तो अब अगर हो सकता है तो आप वहाँ पे स्विच कर ले, ज्यादा ठीक रहेगा। और एथर इंडस्ट्रीज पर महेश जी कह रहे हैं कि कब सेल करना चाहिए। इन्होंने 1035.70 पर लिया हुआ है। एथर में थोड़ा वेट करें और थोड़ा टाइम दें स्टॉक्स में। वो कंपनी ठीक है, मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम देंगे तो वो थोड़ा अपसाइड में, अगर कुछ एक परसेंटेज और अप होते हैं तब वहां पे निकलने का ट्राई करें। और जमुना ऑटो इन्होंने खरीदा हुआ है 132 पर। कह रहे हैं स्विंग ट्रेड या मिड और लॉन्ग टर्म व्यू बताइए। देखिए, स्टॉप लॉस 122 का रख लीजिए इसके अंदर। 138 से 148 ये रेंज आप इसमें शॉर्ट टर्म में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 148 के ऊपर निकलेगा तो 160 ये रेंज का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट है और यहाँ पे टेक्निकल सेटअप भी पॉजिटिव है। ऑलराइट, जो आखिरी स्टॉक इनकी तरफ से पूछा गया है वो है आरआर केबल्स। कह रहे हैं 1470, 1470 पर इन्होंने लिया हुआ है। उस पे भी ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं, मिड और लॉन्ग टर्म व्यूज। देखिए, मीडियम टर्म तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट अभी नहीं कर सकते। ये डील हुई है, शायद हो सकता है कि इसके कारण थोड़ी पॉजिटिविटी अपने को देखने को मिले। बट लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो यहाँ पे भी बने रह सकते हैं। ऑलराइट, आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म व्यू है तो बने रह सकते हैं। शादाब जी यहाँ पर अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं सर प्लीज मुझे बताइए, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में अभी एंट्री करने का मौका सही है या नहीं? नहीं, डेफिनेटली अभी जो रिसेंटली बजट के अंदर अनाउंसमेंट हुए हैं वो हम्म। उसका फायदा सीधे सीधे अनंतराज और नेटवर्क, ये दो काउंटर को अपने को डायरेक्ट फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दो काउंटर में फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है और है तो उसको होल्ड भी किया जा सकता है।
तो महेश जी, अगर लेवल्स एंट्री के क्या आपके हिसाब से होने चाहिए नेटवेब टेक्नोलॉजी के? देखिए एग्जैक्ट लेवल तो शायद मैंने वापस से रिव्यू किया नहीं, बट अच्छा। ये अनंत राज शायद 550 540 की रेंज के अंदर है। हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट भी किया था बजट देख वाले दिन, और उसके बाद में वो थोड़ा अपसाइड भी हुआ था। वहाँ पे एक कंसोलिडेशन वापस देखने को मिला है। और नेटवर्क की भी बात करें तो अभी मैंने वापस उसको रिव्यू किया नहीं है, बट ये दो काउंटर को सीधा सीधा फायदा होता हुआ आपको दिखाई देगा। एक्सपेक्टेड गेन जो है कम से कम 20 से 25% गेन जो है, शायद मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप मान के चलिए, कम से कम 9 महीने 12 महीने का होल्डिंग पीरियड आप इसमें मान के लेंगे। उसके बाद में आपको इसे रिटर्न बना के जरूर देंगे। ऑलराइट, तो आप कह रहे हैं थोड़ा सा व्यू इसमें रख सकते हैं। प्रभात नारायण जी कह रहे हैं, सर साउथ इंडियन बैंक और कैनरा बैंक में कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। कह रहे हैं क्या टारगेट 200 और 1200 आएगा? मतलब साउथ इंडियन बैंक का 200 और कैनरा बैंक का 1200, ये पूछ रहे हैं आपसे। और काफी लंबे टारगेट आप जो सोच रहे हैं वो है, बट साउथ इंडियन बैंक के बुक्स जो है काफी इम्प्रूवमेंट हुए हैं, तो साउथ इंडियन पे ध्यान थोड़ा पॉजिटिव रहता है। फिलहाल वो एक बार एमडी के एग्जिट की न्यूज के कारण से थोड़ा डिप मिला है, अब यहाँ पे हाँ। वापस से स्टेबल होगा तो मेरे हिसाब से ये काउंटर के अंदर वापस से थोड़ा अपसाइड बनेगा, तो सर 50 और 55 की रेंज वापस अपने को देखने को मिल सकती है। मीनवेल कैनरा बैंक ऑलरेडी अगर देखेंगे तो एक साल में काफी बढ़िया रन हो गया, हालांकि नंबर्स भी उतने ठीक है, तो कैनरा में उतना ध्यान पॉजिटिव नहीं है, बट साउथ इंडियन में पॉजिटिव है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं कैनरा में इतना पॉजिटिव आपके हिसाब से व्यू नहीं है और साउथ इंडियन में ज्यादा पॉजिटिव है। माली नवीन जी पूछ रहे हैं, सर एलगी इक्विपमेंट में आपका क्या व्यू है? मेरा बाइंग प्राइस 548 का है, क्या एवरेज करने का वक्त है ये? एवरेज किया जा सकता है, और थोड़ा टाइम इसमें भी यहाँ पे भी देना पड़ेगा। मिड एंड स्मॉल कैप अभी तक वो चाम चालू हुआ नहीं है, लेकिन एवरेज स्ट्रगल्ड वेकर से करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप कह रहे हैं स्टैगर्ड वे से करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। विनोद मित्तल जी जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर पूछ रहे हैं, और कोल इंडिया पर भी कह रहे हैं, सर इस मार्केट में इन दोनों पर आपका क्या व्यू है, प्लीज बताइए। देखिए कोल इंडिया में फिर भी मेरे हिसाब से कोई भी डिप मिलता है तो वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। कुछ एक ट्रिगर है जो कोल इंडिया में अभी भी पॉजिटिव बने हुए हैं, तो मेरे हिसाब से कॉल इंडिया अगर लेना भी है, अगर है भी तो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश भी एंट्री अगर करनी है तो वो भी की जा सकती है। अभी भी टेक्निकल सेटअप भी पॉजिटिव बना हुआ है, और कहीं ना कहीं पे ये जो नए पब्लिक इश्यू, एक और कंपनी का पब्लिक इश्यू प्लान किया हुआ है, तो वो भी इनके लिए पॉजिटिव, तो मेरे हिसाब से कॉल इंडिया के अंदर बने रह सकते हैं। अपसाइड टारगेट थोड़ा से रिवाइज करके 475 से 480 के भी रखे जा सकते हैं। और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर? देखिए जीआईसी में अपना इतना डिटेल कवरेज है नहीं, तो वहां पे ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकते। ऑलराइट। अब एनबीसीसी को भी लेकर कई लोगों ने सवाल पूछे हैं, थोड़ा सा असमंजस में है कि आगे क्या होगा, तो उस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। एक एनबीसीसी लोअर लेवल से हमने काफी थोड़ी बहुत रिकवरी भी देखी, शायद मैंने 104 हम्म। के पाव आज या कल में ही देखे थे स्क्रीन पे। मेरे हिसाब से सेटअप थोड़ा टाइम यहाँ पे देना ही पड़ेगा, और ये काउंटर आपको रिटर्न बना के देंगे, लेकिन पेशेंस जरूरी है यहाँ पे। डिप मिलता है तो वहाँ पे डिप में अपॉर्चुनिटी जनरेट करती है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आपको थोड़े लेवल अपसाइड के देखने को मिलेंगे। अब बजट के अंदर वैसे भी थोड़ी कुछ चीजें पॉजिटिव हो जाती है, इनकी ऑर्डर बुक काफी बढ़िया है, बट मार्केट की लिक्विडिटी भी थोड़ा मैटर करती है। जब थोड़ी लिक्विडिटी अच्छी होगी तो 125 के लेवल तो आराम से आ जाएंगे, और 125 के ऊपर 128 के ऊपर जब जिस दिन ये क्लोज देगा, तो मेरे हम्म। हिसाब से इसका लेवल जो 145 से 150 का भी इमीडिएट लेवल बन जाएगा। ओके, तो ये हो गई बात। अब डॉक्टर रविशंकर जी हैं, पूछ रहे हैं अरविंद एंड बानको इंडिया पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। कोई लेवल्स नहीं दिए इन्होंने। बैंक ऑफ इंडिया काफी फंडामेंटल काफी बढ़िया काउंटर है, तो मेरे हिसाब से ये काउंटर के अंदर एसआईपी मोड पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करे ज्यादा बेटर रहेगा। और अरविंद पर? नहीं, अरविंद में इतना फिलहाल ध्यान बना हुआ नहीं है, और मेरे हिसाब से अरविंद शायद कुछ एक दिन अभी कुछ टाइम में बढ़ भी गया है, तो वो कूल डाउन होने दीजिए उस काउंटर को, उसके बाद में वापस से री एंट्री करने का मौका देखेंगे। ऑलराइट, आप कह रहे हैं थोड़ा कूल डाउन होने दीजिए इस काउंटर को। तारिक खान जी हैं, कह रहे हैं सर प्लीज अपनी एडवाइस दीजिए एसडब्ल्यू सोलर पर। मैंने खरीदा हुआ है 284 पर, और सोम डिस्टिलरी पे जो इन्होंने 127 पर खरीदा है। कह रहे हैं क्या 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं? देखिए एसडब्ल्यू सोलार को होल्ड किया जा सकता है। एचडीबीएल के जो भी अनाउंसमेंट आते हैं, कभी कुछ ना कुछ इधर उधर के अनाउंसमेंट भी जुड़ जाते हैं,
तो वहां पे इतना ज्यादा ध्यान पॉजिटिव नहीं रहता है, लेकिन आप SW सोलर को होल्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, आप कह रहे हैं एसडब्ल्यू सोलर को होल्ड कर सकते हैं। विनोद मित्तल जी आपकी राय जानना चाह रहे हैं रेन पर और एनएमडीसी पर भी। देखिए, दोनों ही काउंटर में पॉजिटिव ध्यान बना हुआ है, NMDC के अंदर भी, रेन के अंदर भी। बट ये दोनों ही काउंटर थोड़े से स्लो है कंपेयर टू अदर काउंटर, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन NMDC से सेफर बेट लग रहा है कंपेयर टू रेन। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम देंगे, और एक साथ में बाइंग करने की सलाह यहाँ पे भी नहीं रहेगी। अभी ओके। जैसे जिस प्रकार से मार्केट वोलेटाइल है, तो थोड़ा स्ट्रेगर वे में 2-3% का गैप मिलता है, तो उसके हिसाब से बाइंग करिएगा। मेरे हिसाब से ये 95 से 100 के लेवल आपको आराम से दिखा सकता है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में बाइंग करें तो सही रहेगा। कल्याण रॉय जी हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर, इनका सवाल है। शॉर्ट टर्म इनका व्यू है, कह रहे हैं 230 पर इनकी बाइंग है। टारगेट क्या रहना चाहिए? देखिए, क्रॉम्पटन ग्रेवल्स में थोड़े अपसाइड के टारगेट बने हुए हैं, लेकिन व्यू थोड़ा सा आपको शॉर्ट टर्म से हटा के लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। ये मार्केट शॉर्ट टर्म का बना हुआ फिलहाल है नहीं हम्म। तेजी का। यहाँ पे डाउन साइड के ट्रिगर जल्दी मिलते हैं, लॉन्ग साइड के ट्रिगर बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। तो व्यू थोड़ा सा लंबा कर लीजिए। अपसाइड के टारगेट यहाँ से भी 20-25% की अपसाइड अपने को देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो ग्लोइंग बाइट्स करके इनकी आईडी है, पूछ रहे हैं सर क्या इस समय पीएफसी परचेज कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पर? डेफिनेटली PFC परचेज किया जा सकता है। स्ट्रक्चर भी ठीक है, नंबर्स भी ठीक है मेरे हिसाब से। ग्रेट डिविडेंड पे स्टॉक्स है, तो वो कंफर्ट भी देता है। वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो काफी स्कोप है, और बुक्स भी काफी इम्प्रूव है। तो मेरे हिसाब से PFC यहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। यहाँ से 10 से 12% शायद हो सकता है कि मिड टर्म में भी दिखाते रहे। ऑलराइट, 10 से 12% आप कह रहे हैं मिड टर्म में भी दिखा सकता है। मंजू जी हैं, पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं गुड इवनिंग महेश सर एंड मैम, गुड इवनिंग। मंजू जी कह रहे हैं पोलो माइक्रो सिस्टम्स के इनके पास शेयर्स हैं 281 के रेट पर, और एस्ट्रा माइक्रो के इनके पास हैं 972 पर। कह रहे हैं लॉस बुक कर लूं या अभी होल्ड करूं? एक्स्ट्रा माइक्रो और अपोलो माइक्रो, ये दोनों ही हम्म। काउंटर ऐसे हैं ना कि जब चलते हैं तो बढ़िया चलते हैं। अभी फिलहाल दोनों ही कूल डाउन हो चुके हैं। अपोलो माइक्रो में अगर आपको बताऊंगा तो मेरे सर 100 रुपए से मैंने इसको सजेस्ट करना चालू किया था, और उसके बाद में 300-360 तक वो लेवल पे एग्जिट करा था। अभी भी वापस से थोड़ी नीचे जाने के बाद थोड़ी बाइंग आती है। बट हम्म। थोड़ा यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा दोनों ही काउंटर को। मेरे को लगता है कि आपकी जो बाइंग प्राइस है वो आ जाएगी, लेकिन थोड़ा यहाँ पे आपको नजरिए यहाँ पे भी थोड़ा लंबा करना पड़ेगा। लॉस बुक करने से अच्छा है होल्ड कर लीजिए, ज्यादा बेटर। ऑलराइट, आप कह रहे हैं लॉस बुक करने से अच्छा भी थोड़ा होल्ड कर सकते हैं आपके हिसाब से। मोहम्मद जुनैद जी हैं, सुपर चैट के जरिए उन्होंने सवाल भेजा है, थैंक यू जुनैद जी। कह रहे हैं सर क्या अभी हम आईटीसी करंट लेवल्स पर बाय कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, ये पूछ रहे हैं। नहीं, फिलहाल वैसा कोई ट्रिगर बना हुआ नहीं है। हाँ। सेटअप भी वैसा बनता है, वापस बिगड़ रहा है, फिर सेटअप बनता है, बिगड़ता है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग काउंटर वैसा बना हुआ नहीं है। ओके। फिलहाल किसी को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाइंग करना है तो थोड़ी बहुत बाइंग करके अपनी वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। आप कहें थोड़ी बहुत अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बाइंग करनी है तो वॉच लिस्ट में बाय करके रख सकते हैं। तो ग्रीष्मा जी आपको इसका सवाल मिल गया, जवाब मिल गया होगा, क्योंकि आपका सवाल भी आईटीसी पर ही था। अब वीके जी हैं, थैंक यू कर रहे हैं, जिनके हमने शुरू में सर सवाल लिए थे। कह रहे हैं और काफी सारे इनके स्टॉक्स आरईसी और सारे स्टॉक्स जो आपने जवाब दिए थे, थैंक यू हौसला अफजाई के लिए। और लक्ष्मीकांत जी हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, हिंद कॉपर में एंट्री कर सकते हैं क्या, प्लीज सजेस्ट कीजिए म्यूचुअल फंड ऑफ कॉपर। देखिए, हिंदू कॉपर में मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा खासा एक साइड मूव ओपन ने देख लिया है। यहाँ पे थोड़ा कूल डाउन होगा, उसके बाद में वापस से री एंट्री देखने को मिल सकती है। एटलीस्ट यहाँ से कम 10-12% और कूल डाउन होता है, तब वहां हम्म। पे एंट्री की, फ्रेश एंट्री की गुंजाइश तब वहां पे देखेंगे। अभी फ्रेश एंट्री की गुंजाइश यहाँ पे नहीं देख रहे। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है शायद वो होल्ड कर सकते हैं, इनकी लोअर लेवल की बाइंग रहेगी तो। बट फ्रेश बाइंग के हिसाब से मेटल का मोमेंट जो है वो सजेस्ट कर नहीं रहा है, तो मेरे हिसाब से वेट करें थोड़ा, अगर कूल डाउन होता है उसके बाद में रिव्यू करें।
ऑलराइट, अभी आप कह रहे हैं थोड़ा सा वेट करने की सलाह रहेगी। वेल, यहाँ पर अगर आप में से कोई भी हमारे मार्केट एक्सपर्ट जो कि हमारे शो पे आए हुए हैं उनसे सवाल पूछना चाहता है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से आप डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप ले लीजिए और अपने सवाल पूछिए। और अगर आप व्हाट्सएप के जरिए मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं तो भी आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेकर हमसे जुड़ सकते हैं, जिस पर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका पा सकते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा। थैंक यू एवरीवन फॉर सेंडिंग योर क्वेश्चंस। बहुत सारी तादाद में आपके सवाल आ रहे हैं। प्रभात नारायण जी यहाँ पर पूछ रहे हैं महेश सर कि वेदांता किस प्राइस पर एंट्री करने के लिए ठीक है। ये वेदांता ये लेवल पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। अभी थोड़ा मेटल का जिस हिसाब से अप एंड डाउन है उसके कारण से वेदांता के अंदर अपने को डाउन साइड मोमेंट भी देखने को मिल रहा है। बट स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो वेदांता काफी वेल प्लेस्ड है, अच्छा डिविडेंड पे ही है, हिंदुस्तान जिंक में भी स्टेक भी बेचा है। तो मेरे हिसाब से ये लेवल में भी एंट्री आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा। साल भर का व्यू रखें आप, 950 980 की रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। मेटल की जो भी उठापटक है उसके कारण से डिप मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल इस अभी के टाइम की सबसे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को समझ रहे हैं। ऑलराइट, आपके हिसाब से, अभी के हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी ठीक है। एक साल का व्यू आप कह रहे हैं और लेवल्स आपने बता दिए हैं। तारिक जी यहाँ पर कह रहे हैं सर प्लीज एचएएल मार्च फ्यूचर पर एडवाइस दीजिए। 4075 पर इन्होंने लिया है, एट 4075। और कह रहे हैं कि एक मंथ का इनके पास टाइम है। देखिए, एक मंथ का टाइम है तो एक स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड रखे इसको। 3820 के बिलो स्टॉप लॉस रखे और 4250 से 4300 का एग्जिट का जोन रखे। अगर वो लेवल आता है तो वहां पे एक एग्जिट का ट्राई कर ले। ऑलराइट, सो तारिक जी आपको मिल गई यहाँ पर महेश सर की सलाह। पवन मंडल जी यहाँ पर कह रहे हैं सर बीएससी कब खरीदना ठीक होगा। बीएससी देखिए वैसे आपके पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक्स है, तो जब भी खरीदना है तब खरीद लो और वॉच लिस्ट में रखो। जब भी किसी कारणवश डिप मिलता है तो वहां पे ऐड करते रहिए। ये ऐसे स्टॉक्स है जो कैपिटल मार्केट के जो कभी सदाबहार रहने वाले स्टॉक्स है। तो यहाँ पे किसी भी कारणवश डिप मिलती है तो उसको बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी माना जाएगा। अभी फिलहाल दो ही एक्सचेंज है और इसके कारण से दोनों ही एक्सचेंज प्रिफर्ड है। तो एक ही लिस्टेड है बीएससी, एनएससी अभी लिस्ट होने में भी टाइम है और उसके बाद लिस्ट होगा तो बीएससी को शायद मेरे सबसे फायदा ही मिलेगा। तो फिलहाल थोड़ा ले लीजिए क्योंकि अभी मार्केट इतना डाउन हुआ है, फिर भी बीएससी का शेयर उतना डाउन नहीं है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी लेके उसको वॉच लिस्ट में ऐड करें। किसी कारण वापस से डिप मिलता है 10-12% तो फिर उसको ऐड और कर लीजिए। ऑलराइट, आप कह रहे हैं कि ऐड आपके हिसाब से कर सकते हैं। सचिन यादव जी हैं यहाँ पर, कह रहे हैं वेलकम मैम एंड सर। थैंक यू सचिन जी। कह रहे हैं सर मुझे व्यू चाहिए था कैस्ट्रॉल पर, इन्होंने शेयर्स खरीदे 185.71 पर। लॉन्ग टर्म का इनका व्यू है। होल्ड करिए अभी का 192.50 का शायद मेरे हिसाब से, या फिर 194 का कुछ तो ओपन ऑफर भी आया हुआ है। तो अच्छा। 178 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए और फर्स्ट लेवल 194 195 के करीब देख सकते हैं। उसके बाद में अगर वो उसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो फिर 210 तक की रेंज भी देखने को मिल सकती है। ये शॉर्ट टर्म का व्यू है। लॉन्गर टर्म में मेरे हिसाब से स्टॉक्स में काफी बढ़िया स्ट्रेंथ है, अच्छा डिविडेंड पे ही है। नंबर्स कभी कभार ऊपर नीचे मार्केट के हिसाब से आते रहते तो फंडामेंटल काफी बढ़िया है। उस हिसाब से स्टॉक्स में बने रहना ज्यादा उचित है। राइट। प्रभात जी कह रहे हैं सर कुछ स्टॉक सजेस्ट करिए 4 to 5 years के लिए जो कि लंबा रिटर्न दे। प्रभात जी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, महेश जी शो के एंड में देने वाले हैं अपने टॉप पिक्स और वो आपके साथ शेयर करेंगे अपने हिसाब से, और उनकी पूरी क्या कहते हैं एंट्री लेवल्स, स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और टर्म का व्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप में से सब लोग बने रहिए डीआरएस इनसाइट्स के साथ। आपको थोड़ी ही देर में मिलने वाले हैं महेश सर के टॉप पिक्स फॉर टुडे। यहाँ पर एनएफएल को लेकर भी सवाल आ रहा है। सोम जी पूछ रहे हैं 97.62 की इनकी बाइंग है, तो एनएफएल पर क्या व्यू रहेगा सर। नहीं, एनएफएल में होल्ड करें, जब भी ये चलेगा तो थोड़ा सा रिटर्न इसमें भी मिलेगा। लेकिन फिलहाल जब मोमेंट नहीं है सारे स्टॉक्स में तो इसकी भी बात कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मेरे हिसाब से जब भी चलेगा ये थोड़ा रिटर्न आपको बना के देगा। मंजू जी पूछ रहे हैं कि सर आज आरवीएनएल और सुजलॉन एनर्जी के Q3 के रिजल्ट्स के बाद आपका क्या व्यू है आरवीएनएल और सुजलॉन दोनों पर। ये दोनों के नंबर ठीक ही आए थे लेकिन उसके विपरीत अभी ऐसे ही चल रहा है। नंबर अच्छे आए चाहे बुरे आए, स्टॉक्स की पिटाई होती है। तो नंबर ठीक ठाक ही थे, नंबर कोई बुरे नहीं थे, लेकिन सुदूलन की वजह से पिटाई होते हुए हम देखी थी। और आरबीएनएल भी मेरे हिसाब से नीचे ही हुआ रहेगा। बट
मेरे को लगता है कहीं ना कहीं पे यहाँ पे भी एक नजरिया थोड़ा लंबा रखिए, और ये अट्रैक्टिव है। आपको जितनी क्वांटिटी ली थी, जितना परसेंटेज मिले ना, एक बार का लेके आप उसको साइड में कर दीजिए। जब भी मार्केट सुधरेगा, जिनके भी नंबर्स अच्छे, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, वो सबसे पहले मूव होते हुए दिखाई देंगे। आप कह रहे हैं जिनके नंबर्स अच्छे हैं, जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, वो सबसे पहले मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में जो मार्केट में आप कह रहे हैं अभी असमंजस की पूरी स्थिति है, वॉलेटाइल मार्केट है, तो इसमें हमारे जो व्यूअर्स हैं जो मार्केट में डेली अपना इंटरेस्ट रखते हैं, उनको किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले? यही जो रेगुलर काउंटर है, जहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा है, जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, उन सारे काउंटर्स के अंदर फिलहाल आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वहाँ पे प्रेशर भी, अगर कुछ भी किसी भी कारण से मार्केट के अंदर कोई न्यूज आती है और नेगेटिव चीज बनती है, तो वहाँ पे हाई लिक्विडिटी के कारण प्रेशर भी उतना बनता है। एफ एंड स्टॉक्स अगर है तो वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेशर बनता है। अब उसके कारण से अगर कोई बोल दे कि ये लेवल टूट गया, या ये इसके फंडामेंटल इतने बढ़िया है, तो वो वहाँ पे काम नहीं करता है। डिमांड और सप्लाई, ये दो चीजें सबसे ज्यादा काम कर रही है, और सप्लाई अभी थोड़ी सप्लाई ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से आपको भी वैसे स्टॉक्स चुनने चाहिए जहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम हो कंपेयर टू मार्केट, और फंडामेंटल्स भी ठीक हो। तो ये टाइप का नजरिया रख के थोड़ा साइडवेज में चल के काम करें, जहाँ पे स्कोप है, स्टॉक्स के अंदर मोमेंट है, लिक्विडिटी स्टॉक्स की कंपेयर टू अदर काउंटर थोड़ी कम रहेगी, तो थोड़ा सेफ्टी हो जाएगा। जहाँ पे सप्लाई का जो कंसर्न है वो थोड़ा सा अगर कम रहता है, तो ठीक रहता है। तो वैसे स्टॉक्स के अंदर अभी लोग इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हैं। ऑलराइट, आपके ऐसे स्टॉक्स के अंदर लोग अभी इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हैं। राकेश जी हैं हमारे सपोर्ट मेंबर है, कह रहे हैं सर आईआरबी के शेयर इन्होंने लिए हैं 48.91 पर, कह रहे हैं क्या करना चाहिए इन्हें? नहीं, आज काफी दिनों के बाद में थोड़ा सा मोमेंट एक दो दिन पहले देखने को मिला था। 42 के ऊपर की क्लोजिंग देखी थी, तो मेरे हिसाब से वो पॉजिटिव क्लोजिंग है। थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, आपके रेंज के ऊपर भी शायद मेरे हिसाब से 55 तक की रेंज अपने को, जब भी ये मोमेंटम में रहेगा तो 55 तक की रेंज इसमें देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस आप 36 का मान के चले, और अपसाइड में पहला अपसाइड 48 ही बनेगा, और 48 से ऊपर निकलेगा तो 55 तक की रेंज। ऑलराइट, तो ये आपने बता दिया इसकी रेंज क्या रहने रही है। ये हो गया व्यू आईआरबी पर। महेश जी, अब वक्त आ गया है उसका जिसके लिए हमारे सारे व्यूअर्स इंतजार कर रहे थे। महेश ओझा सर के आज के टॉप पिक्स डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए कौन से हैं? देखिए, दो टॉप पिक्स निकाले हैं, और एक तो नंबर्स कल ही आए थे, सात्विक एनर्जी करके है स्टॉक्स है, तो अच्छा। उसके नंबर काफी बढ़िया है, और बुक्स भी अच्छी बनी हुई है। तो मैंने आज सुबह भी एक दो मीडिया हाउस में थे, तो वहाँ पे भी रिकमेंड किया था। तो वो हम्म। स्टॉक्स अभी 430 की रेंज में मिल रहा है। किसी कारण वही डिप मिलती है, तो डिप में अब आप उसको ऐड कर सकते हैं। 370 का एक स्टॉप लॉस रखे। अपर साइड में 475 से 500 के इमीडिएट लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं, और उसके ऊपर मेंटेन करते हैं तो 550 प्लस की रेंज अपने को देखने को मिल सकती है। नजरिया वही 9 से 12 महीने का नजरिया रखे। नंबर्स काफी बढ़िया है, सपोर्टिंग है, इनकरेजिंग है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भी ये स्टॉक्स आप मीडियम टर्म के हिसाब से, आपकी स्मॉल कैप के परसेंटेज के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। दूसरा काउंटर है गुफिक बायो, यहाँ पे भी एक बार आप कंपेरेटिवली रिपीट करेंगे शेयर का नाम महेश जी? सात्विक ग्रीन एनर्जी। हाँ, सात्विक एनर्जी के बाद दूसरा स्टॉक? गुफिक बायो, गुफिक बायो भी अभी 308 309 की रेंज में चल रहा है। 305 या 309-10 की रेंज में अगर मिलता है, तो ये भी काउंटर ऐड करें। और मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस 270 के बिलो रखे। अपर साइड के टारगेट जो है 340 से 360 या 70 के टारगेट जो है आप मान के चल सकते हैं इमीडिएट लेवल पे, और लॉन्गर टर्म में 400 प्लस के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो काउंटर है जहाँ पे अपना ध्यान बना हुआ है। नजरिया वही 9 से 12 महीने का रखे। हो सकता है कि मार्केट अगर अच्छा हो तो उससे भी जल्दी ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। वेल, तो ये दोनों टॉपिक्स हैं महेश सर के, आप इस पर नजर बनाए रख सकते हैं। महेश जी, जाने से पहले डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स के लिए कोई आपका मैसेज कि इस पूरे हफ्ते किस तरीके से आगे रखनी है नजर मार्केट पर? नहीं, नजर बनाए रखे और प्रॉफिट बुक करे। किसी भी सिचुएशन, किसी भी कारण अगर आपको अपसाइड मिलता है तो प्रॉफिट बुक करने में सबसे आगे रहे, और वेट करें। अच्छा डिप मिलता है तो वापस से बाइंग भी उसी हिसाब से करना चाहिए, लेकिन बीच का जो टाइम रहता है हो हल्ले वाले, उस टाइम में ट्रेडिंग से दूर रख के शांत भाव से आप देखें कि अगर अच्छा खासा अप हुआ है तो वहां पे बुक कर ले, और अच्छा खासा डिप हुआ है तो वहां पे ऐड कर ले। और काउंटर आप अपने पहले बना के रखें, उसी काउंटर में फंडामेंटल्स देख के रखें कि किसी कारण से अटक भी गए तो आपके पोर्टफोलियो में रखे तो चिंता ना हो।
ऑल राइट। तो महेश जी, आज आप हमारे शो पर आए, आपने हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों का इतनी जल्दी जल्दी और इतनी बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? नहीं, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, कंपनी के क्लाइंट की पोजीशन रह सकती है। थैंक यू सो मच महेश जी, डीआरएस इनसाइट्स के साथ आज जुड़ने के लिए। एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर सेंडिंग इन योर क्वेश्चंस, फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप डीआरएस इनसाइट्स के मेंबर अभी तक नहीं बने हैं तो जल्दी से मेंबरशिप ले लीजिए, उसके बाद मिलेगा मौका आपको डीआरएस इनसाइट्स के जो भी एक्सपर्ट आते हैं शो पे उनसे सवाल पूछने का। और अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं तो फिर आप मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप से हमसे जुड़ सकते हैं और आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा ही। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप ले लीजिए और सपोर्ट मेंबर बनिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।